मोदी सरकार के बजट से फिर एक बार वही महक आ रही है जो महक लगातार पिछले 10 बजट से आती रही है। मोदी सरकार का यह बजट जहां से शुरू होता है वह एक पॉलिटिकल बजट के तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि कैसे यह बजट एक राजनीतिक बजट है। अब जरा सोचिए कि बजट की शुरुआत कहां से होती है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज को न दिए जाने की भरपाई से शुरू होती है। भरपाई ये है कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह कहते हुए बजट की शुरुआत करती हैं कि ये देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश को क्रमशः 26,000 करोड़ बिहार को और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए बजट को के दिए जाते हैं। स्थिति यह है कि यह बजट जिस भी तरफ से आप देखें तो कहीं से भी जनता का बजट नहीं लगता है। फिर एक बार यह कारपोरेट का, पूंजीपतियों का बजट है। इस बजट में आपने किसान शब्द गलती से सुन लिया होगा, लेकिन मजदूर शब्द का तो कोई उच्चारण ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री की मुख्य सहयोगी निर्मला सीतारमण, जो इस देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया। न ही इस बजट में उन पुराने महान बजट के जीत का प्रश्रय लेने की भी कोशिश की गई। उनमें से एक है स्मार्ट सिटी। आप सबको याद होगा कि स्मार्ट सिटी भारत सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा एक समय में थी, लेकिन अब कहां है। दूसरा, इस बजट में अगर जनज्वार जब बात करेगा तो जाहिर तौर पर किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, और वह बात कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। नरेगा जैसी योजना जिसने कि गांव में ग्रामीण गरीबों मजदूरों को काम दिलाया, जिस नरेगा को 100 दिन से बढ़कर 300 दिन होना था, उस नरेगा का भी इस बजट में जिक्र हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया। इस बजट से यह पता चलता है कि किस तरह से महंगाई को दरकिनार किया गया। आप में से इस देश के 140 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ से ज्यादा लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन उसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। उसका तरीका क्या अपनाया जाएगा उसका भी कोई जिक्र नहीं है। लोग कैसे निपटेंगे और कैसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, रोजगार में कैसे आमदनी बढ़ाई जाएगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता एक इंसेंटिव कहिए या 5,000 का एक टोकन मनी कहिए, जिसको कि इंटर्नशिप के नाम पर सरकार देगी, वो भी किसको देगी? पूंजीपतियों को। और वो देंगे इंटर्नशिप करने वाले लोगों को 5,000 रुपए। यानी रोजगार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, पूंजीपतियों पर कोई दबाव नहीं आया। अलबत्ता एक नई योजना पूंजीपतियों के लिए ला दी गई। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लाख तरफदार होंगे आयुष्मान कार्ड के, लेकिन भारत सरकार जितना बजट आयुष्मान कार्ड में खर्च कर रही है, उससे कम बजट में भारत में अनेकानेक अस्पताल बन जाते, जिससे कि इस देश में अमीर गरीब ऊंचा नीचा हर आदमी बिना कार्ड के अच्छा और सस्ता इलाज करा पाता। लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई, आयुष्मान कार्ड पहुंचाया गया। उसी तरह इस बजट में आपको रोजगार क्रिएशन की कोई बात नहीं की गई। आपके लिए क्या दिया गया? एक नया इंटर्नशिप पैकेज, जिसमें कि आपका बालक, आपका बच्चा, आपका बेटी, आपकी बेटा इंटर्नशिप करेंगे और आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। वो 5,000 रुपए पूंजीपतियों को जाएंगे। इस पूरे बजट में आप अगर सुन रहे होंगे टीवी ओबी पर या किसी भी पत्रकार को, विश्लेषक को, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस बजट में महिलाएं कहां हैं, इस बजट में रोजगार कहां है, इस बजट में किसान कहां हैं और इस बजट में मजदूर कहां हैं। किसानों का जिक्र मजबूरी में मोदी जी करते हैं या उनकी सरकार करती है, उनके वित्त मंत्री करते हैं। इस बार बजट में सिर्फ 26,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। और जब किसानों के बजट की बढ़ोतरी होती है या किसानी के बजट की बढ़ोतरी होती है, तो ध्यान रखिएगा
उसमें किसान का कोई सीधा फायदा नहीं होता है। वह बैंकिंग सिस्टम में जाता है, वह लोन में जाता है, वह ट्रैक्टर खरीद में जाता है, वह इक्विपमेंट खरीदने में जाता है, किसानों के पास नहीं आता है। किसान की हालत जस की तस बनी रहती है। और मजदूर जो इस देश का सबसे बड़ा वर्क फोर्स है शहर में, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके लिए महंगाई, अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे बड़े इशू हैं। महानगरों में रहने वाले मजदूर जो 7,000 से लेकर 20,000 रुपए तक इस देश में पाते हैं, चाहे वह दिल्ली में रहें या मद्रास में या कलकत्ता में या बंबई में, उनके लिए महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य तीन इतने बड़े इशू हैं कि उनके लिए जिंदगी जीना मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि शहरी मजदूरों के आत्महत्या का प्रतिशत किसानों से भी ज्यादा है। हालांकि उसको आंका नहीं जाता है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता। और इस बजट में वह निराशा बहुत साफ दिखाई दे रही है कि मजदूरों की लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। स्वास्थ्य में कैंसर की 3 दवाइयों पर टैक्स रिबेट दिए गए। कैंसर एक रोग है, जाहिर तौर पर एक बड़ा रोग है, महामारी की तरह है। इसका एक लाभ एक सेक्शन को होगा, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए आपके पास अस्पताल नहीं है। दिल्ली हो या फिर देश का कोई पिछड़ा जिला हो, कहीं भी कैंसर के इलाज के लिए एकमात्र स्थान प्राइवेट अस्पताल रह गए। इस देश में कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल है, उसके बाद एम्स है। दिल्ली के एम्स के अलावा देश का कोई दूसरा एम्स नहीं है जिसे मोदी जी ने बनाया है बड़ा चहक कर, उसमें कोई कैंसर के मरीज का इलाज हो सके। तो अगर खोलना था तो अस्पताल खोलते मोदी जी, वहां कैंसर और हार्ट के रोगों का इलाज होता, जहां की भारत में लगातार हार्ट के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट के रोगियों की उम्र भारत में दुनिया में सबसे कम है। हमारे यहां हार्ट का अटैक छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक होने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि 50 साल से कम उम्र के हार्ट अटैक की संख्या 50 साल से ज्यादा वालों से अधिक हो गई। तो जाहिर तौर पर अच्छे अस्पताल की जरूरत है, सस्ते आईसीयू की जरूरत है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था हो, सरकारी अस्पतालों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाए, इसका बजट में कोई जिक्र नहीं है। अब आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा का सवाल सबसे बड़ा है। इस देश में पढ़ाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, बावजूद उसके हमारे यहां निरक्षरता अभी भी चरम पर है। किसी तरह डिग्री लेकर हाई स्कूल, इंटर पास करने वालों की तादाद इस समय कुल युवा आबादी का सबसे सर्वाधिक है, यानी 70-60% से ज्यादा है। तो हम इस तरह के एक देश में रहते हैं और वहां शिक्षा का आलम यह है कि सरकारी स्कूल कॉलेज नाम मात्र के रह गए। दिल्ली में आप याद करिए कि दिल्ली देश की सबसे ज्यादा अच्छी ग्रेजुएशन कराने की जगह है। वहां अगर अच्छे कॉलेज में आपको जगह चाहिए तो उसके लिए आपको 99% नंबर चाहिए। 99% से नीचे वाले मंदबुद्धि होते हैं, या फिर मोदी सरकार इसका कोई पैमाना ला दे। अन्यथा 99% से नीचे 80%, 70% वालों के भी एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल खोले, कॉलेज खोले जाए, और उसकी कोई व्यवस्था मोदी जी करते दिखाई नहीं देते। हालांकि वो बताते हैं कि इस देश में हर रोज एक कॉलेज बन रहा है, हर हफ्ते तो यूनिवर्सिटी बन रही है, IIT IIM भी साल भर में एक बन रहा है। आपने पीछे आंकड़ा देखा होगा मोदी जी का। लेकिन इस बजट में इस रियल प्रॉब्लम, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, महंगाई, यह जो रियल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर निर्मला सीतारमण के 2 वाक्य अगर आपने सुने हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्या यह बजट है या इस देश के 80 करोड़ लोगों के साथ मजाक है? आखिर वह आपके वोटर हैं मोदी जी, वो आपको जिताकर भेज रहे हैं। भले आप अल्पमत की सरकार में हैं, और अल्पमत की सरकार में होने की वजह से 2 राज्यों से आपने बजट की शुरुआत कराई, और वो बिहार और आंध्र प्रदेश है, जिसको आपने सबसे ज्यादा पैसा दिया, सिर्फ इसलिए कि आपकी बैसाखी की सरकार वो चलाते रहे। क्या यह एक राजनीतिक बेईमानी और राष्ट्र के साथ एक भ्रष्टाचार नहीं है?
सिर्फ इसलिए आपने सबसे ज्यादा हाईलाइट बिहार और आंध्र प्रदेश को किया क्योंकि आपकी टांग के वैसाखी, आपकी सरकार की टांग के वैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बने हुए। तो अगर इस तरह का आप बजट पेश करेंगे तो जाहिर तौर उसमें नरेगा का जिक्र नहीं होगा, उसमें सस्ती शिक्षा का जिक्र नहीं होगा, उसमें रोजगार क्रिएशन के लिए नई फैक्ट्रियों का, नई कंपनियों का जिक्र नहीं होगा, उसमें रेलवे का कोई जिक्र नहीं होगा। आपने रेल का बजट खत्म कर दिया। हर रोज रेल पटरी से उतर रही है। हर पटरी से उतरने के बाद यह पता चलता है कि रेलवे के कर्मचारी तनाव में हैं, अधिक ड्यूटी करते हैं। 8 घंटा से आगे बढ़कर 12-14 घंटा वह ड्यूटी पर रहते हैं। सिग्नल गड़बड़ है, कर्मचारियों की कमी है, उसमें पूरा ठेका प्रथा है। तो जाहिर तौर पर उसमें दिक्कत आ रही है जो साफ दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते दिन से तो हालत यह है किस दिन ट्रेन पलट जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं हो पाता है। तो अगर इस बजट में देश की बुनियादी सुविधाओं और देश की अर्थव्यवस्था को बुनियादी रूप से दुरुस्त करने का कोई जिक्र नहीं है तो आखिर किन बातों का जिक्र है? अगर रेलवे का जिक्र नहीं, रोजगार का जिक्र नहीं, सस्ती शिक्षा का जिक्र नहीं, अच्छी शिक्षा का जिक्र नहीं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र नहीं, नरेगा का जिक्र नहीं, महंगाई की बात नहीं, तो आखिर किन चीजों की बात हुई है आज की बजट में जिसको लेकर कहा जाए कि यह सरकार जन विरोधी नहीं है बल्कि जन पक्षधर है? यह कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। तो बजट में हमेशा हम अपना हिस्सा ढूंढते हैं, जनता अपना हिस्सा ढूंढती है, वह खुद कहां है। अगर जनता के नाम पर कोई बात कही गई है तो सिर्फ एक बात कही गई है कि मोबाइल और चार्जर सस्ता हुआ है। आप मोबाइल और चार्जर की हकीकत जानते हैं। घर घर परेशान है मोबाइल और चार्जर से। घरों में मोबाइल और चार्जर पहुंच गए हैं, लेकिन अच्छी किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। वहां बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। वहां पर्यावरण दुरुस्त नहीं है, लेकिन मोबाइल जरूर आपके पास पहुंच गई है। आखिर घर घर मोबाइल पहुंचाने में आपका असली फायदा है या उन कंपनियों का फायदा है जो मोदी जी को फंड देते हैं, जो मोदी जी को वो महान चुनाव लड़ने के लिए बॉन्ड देते हैं? उनका फायदा है। उनके फायदे के लिए सिर्फ गरीबों के लिए एक चीज सस्ती की गई है और वो है मोबाइल और मोबाइल चार्जर। इस देश को क्या सच में मोबाइल की इतनी जरूरत है जितनी किताबों की नहीं? सस्ती शिक्षा की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल छोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, गिन के आपको 10 सरकारी स्कूल राज्य द्वारा संचालित नहीं मिलेंगे जो प्रदेश के टॉप 10 स्कूलों में शामिल होते हैं। जी हां, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां की 22 करोड़ आबादी है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, जहां से प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत का सपना देख रहे थे, उस राज्य में 10 टॉप के सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे आपको जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो और वह टॉप 10 की गिनती में आते हैं। जबकि इसी उत्तर प्रदेश में एक से एक प्राइवेट स्कूल हैं जो एक बड़ी से बड़ी फीसें लेते हैं, वो हैं, लेकिन एक सरकारी स्कूल नहीं है। इसी तरह चंद अस्पतालों को गिनती पर उंगलियों के 2 पोर पर आप गिन लेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से कुल उंगली के 2 पोर पर, मतलब 6 गिनती में नहीं, अस्पताल सरकारी आएंगे जिसको आप कहें कि हां ये कमाल के अस्पताल है। क्या जिस राज्य से हारे हैं मोदी, उस राज्य को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं? और जिस एम्स को उन्होंने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी हालत यह है कि जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर एम्स का इतना विकास हुआ है, इतने संसाधन से बना है कि गोरखपुर एम्स से रोज मरीज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर किए जाते हैं। यह मोदी है तो मुमकिन है का बजट का एक छोटा उदाहरण है। यानी कोई ऐसी चीज इस बजट में जनपक्षधरता के साथ नहीं दिखाई दे रही है जिसमें आपको जिक्र मिले कि समान और सस्ती शिक्षा मिले, ऐसा कोई बजट हो। स्वास्थ्य, सबको उत्तम स्वास्थ्य मिले, इलाज की सुविधाएं मिले,
ऐसा कोई सुविधा की बात नहीं की गई है। रोजगार क्रिएशन में किसी फैक्ट्री के खोले जाने की बात नहीं की गई है। अगर कुछ किया गया है तो सड़कों के बनाने की बात हुई है। सड़कों के बनाने का सच अब उत्तर प्रदेश के सामने आने लगा है कि असल में सड़कों को बनाने से लोगों के घंटे बहुत कम नहीं हो रहे आने जाने, बल्कि वह पूंजीपतियों के फंडिंग का और कमीशन का एक इतना बड़ा जरिया बन गया है जिससे कि पूंजीपतियों के बजट को लाभ होता है। लेकिन जो जनता इस देश को चलाती है अपने टैक्स से, उसको क्या मिलता है वह इस बजट में नहीं है। अगर नरेगा जैसी रोजगार की सबसे बेहतरीन रास्ता जिससे कि शहरों में पलायन कम हो सकता है, शहरों में भीड़ कम हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि वह गरीब लोग अपनी जगह जमीन से नहीं उजड़ेंगे, अपने जीवन के उन्हीं इलाकों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन जीने की सुविधा पा जाएंगे, जिसको कि सरकार ने सबसे न्यूनतम किया है और वो है नरेगा। उसका कोई जिक्र नहीं किया इस बजट में। इससे बहुत साफ है कि यह बजट एक जन विरोधी बजट है जिसमें अपने वोटरों तक का ख्याल प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं रखा है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां की सबसे बड़ी आबादी है, उसका इस बजट में कोई स्थान नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि जनता ने इस बार मोदी को सबक सिखा दिया है? शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद।